क्या लगता है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे? 12 लाख वाली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तुमको मिल जाएगी। हाँ, ये सब सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी चेक ले लेते हैं कि हम सच में कहाँ स्टैंड करते हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 272 पोस्ट ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हारी नजर अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ उस एक सीट के ऊपर होनी चाहिए। बेटा जी, सारा खेल है कंसिस्टेंसी का, राइट रिसोर्सेज का एंड सही स्ट्रेटेजी का। अब इन तीनों में से पहली तो आपके हाथ में है कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, या फिर आगे रहोगे या नहीं। लेकिन जो बाकी दोनों चीजें हैं, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 3 मंथ में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस पा लोगे। आज जो प्लान मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो फुल प्रूफ है, जिसमें थ्योरी कवर हो जाएगी, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन तक भी उसमें कवर होगा। अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो फिर गलत रिसोर्सेज और रैंडम प्रिपरेशन से बच के आपको एक डायरेक्ट और अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर इस बार आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में तुम्हें वो एक सीट चाहिए और तुम्हारा गोल है कि इस बार मेरी रैंक टॉप आनी चाहिए, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है और इसको तुम्हें एंड तक पूरा देखना है। पूरी 3 मंथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, ताकि पहले हम ये समझ लें कि हम वहां पर जाकर क्या फेस करने वाले हैं। इस एग्जाम में टोटल आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और हर एक सही एमसीक्यू के लिए 1 मार्क रहेगा, यानी टोटल मार्क्स रहते हैं 100 एंड ड्यूरेशन मिलेगी आपको 90 मिनट्स। जैसा सेम पैटर्न आपका नॉर्सेट प्री के अंदर रहता है वैसा ही है। नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, 1/3 ही रहेगी। अब देख लेते हैं कि इन 100 एमसीक्यूज में से कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं या वेटेज क्या रहने वाला है। तो नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं 70 क्वेश्चन आपके वहां से आएंगे, 70-30 रहने वाला है रेशो, और बाकी 30 क्वेश्चन आपके आएंगे नॉन नर्सिंग में, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हो गए, जनरल साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। लेकिन इतना ज्यादा नॉन नर्सिंग का लेवल उतना भी ऊपर नहीं जाएगा कि आप लोग एक बार पढ़ के उसे नहीं समझ सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे नॉन नर्सिंग को स्किप करते हैं और सिर्फ नर्सिंग ही बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो फिर नॉन नर्सिंग रैंक डिसाइड करने वाला बन सकता है। इसीलिए तुम्हें नर्सिंग के 70 क्वेश्चन तो करने ही हैं, उसके साथ ही तुम्हें कोशिश करनी है कि ये जो 30 क्वेश्चन है उसमें से भी आप काफी सारे सही कर पाओ, ताकि ये 272 में से एक आप भी हो। अब इन तीनों चीजों में से जनरल साइंस में आपको कोई ज्यादा खास अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली कवर करके आ सकते हो। ऑब्वियसली आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं। इसके अलावा बात रहती है करंट अफेयर की, तो पिछले 6 महीने के अंदर, एग्जाम से 6 महीने से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, मेनली रिलेटेड टू हेल्थ केयर या फिर कोई अवार्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रही होंगी उस पिछले 6 महीने के अंदर, बस उनको एक बार देख लेना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्लियर है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3 महीने के अंदर आप किस तरीके से बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। अब इस पूरे 3 महीने को हम टोटल ही 3 फेजेस के अंदर ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको फाउंडेशन प्रिपेयर करनी है, अपना बेस बनाना है। उसके बाद सेकंड मंथ में आप मूव करोगे थोड़े और एडवांस टॉपिक्स के साइड, एंड थर्ड मंथ हमारा पूरा फोकस रहेगा रिवीजन और टेस्ट के ऊपर। सो सबसे पहले फर्स्ट फेज के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसको हम फाउंडेशन फेज भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मेनली आपके थ्योरी को हम कवर करेंगे और बेस हमारा अच्छा होना चाहिए। पहले 4 हफ्तों के अंदर आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, जिसमें कि रहेंगे, इसमें आप कवर करोगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एमएसएन के साथ ही आपको कोऑर्डिनेट करना है फार्मा को, क्योंकि दोनों के अंदर सेम सिस्टम्स रहते हैं। पहले एमएसएन से उसको कवर करो, उसके बाद सेम सिस्टम की ड्रग्स को फार्मा से उठा लो। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप कवर कर सकते हो पीडियाट्रिक्स, और इसके अलावा आप यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कवर कर सकते हो। एंड अदर देन दिस इम्पॉर्टेंट है डेली टारगेट हमारा कितना होना चाहिए, कितने घंटे हमको डेली इस प्रिपरेशन के अंदर स्पेंड करने हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास दिन में जितना टाइम है उसमें 7-8 घंटे सोने के निकालो, बाकी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब करते हो और फिर आपको साथ में टाइम निकालना है, तो फिर एटलीस्ट डेली 4 से 5 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। इससे ज़्यादा कर सकते हो। स्टार्ट करो थोड़े लेक्चर्स के साथ, थ्योरी लेक्चर देखना शुरू करो, नोट्स बनाओ, धीरे धीरे ये टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी पहले दिन आपने 2 लेक्चर देखे तो मंथ के एंड में भी 2 ही देख रहे हो। इतना कंसिस्टेंट नहीं रहना है कि वहीं रुके हुए हो। यू हैव टू ग्रो, इंक्रीज करना है उस टाइम को। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा फिर आपको, क्योंकि एडवांस टॉपिक पर भी मूव करना है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें यहीं पर ही अपने फाइनल रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। जब आप लेक्चर वीडियो देख रहे हो उसी टाइम पर साथ साथ में नोट्स बनाते रहो।
एंड साथ में ही एमसीक्यू प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ से तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो टॉपिक वाइज, यानी जो टॉपिक पढ़ा है उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, और कम से कम 30 से 50 एमसीक्यूज तो आपको डेली करने ही करने हैं। ये स्टार्टिंग है, बाकी बाद में बेशक से इसको इंक्रीज कर दो, 100 एमसीक्यू तक ले जाओ, लेकिन हमेशा ही अपने कंटेंट को साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। ये जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं रिवीजन के लिए, कुछ टाइम के बाद एट द एंड ऑफ द वीक आपको वो पूरा सिस्टम रिवाइज करना है जो इस हफ्ते में हमने पढ़ा था। अब अगर अभी तक भी एक बार भी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है और वो स्टूडेंट्स अभी तक इस टेंशन में है कि मैं किस तरीके से क्रैक करूंगा, तो फिर आपके लिए सॉल्यूशन सामने है, एनप्रेप गोल्ड। इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जितनी मैंने तुम्हें अब तक बताई हैं। लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू और बहुत अच्छे रेशनल, जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें बाकी कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो एक बार तो थ्योरी पढ़ चुके हैं लेकिन अब उनको रिवीजन करना है और भर भर के टेस्ट लगाने हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट है रैपिड रिवीजन एंड एनप्रेप की टेस्ट सीरीज। आप ये ले सकते हो और अभी से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अब ये हमारा हो जाएगा कि आपने नर्सिंग का कोर यानी बेस बिल्ड कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रहते हैं एफओएन और एमएसएन से। अब हमें एडवांस टॉपिक पर मूव करना है और अपनी प्रैक्टिस जो हम वहां पर कब एमसीक्यू कर रहे थे उसको और बढ़ा देना है। बेसिक कोर सब्जेक्ट्स आप कर ही चुके हो, अब इसके बाद हमको थोड़ा एडवांस होना है। आपको यहाँ पर ओबीजी के क्वेश्चंस कवर करने होंगे, उसके अलावा क्रिटिकल केयर के क्वेश्चंस आप यहाँ कवर कर सकते हो, इमरजेंसी मेडिसिन के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, और उसके अलावा जो टॉपिक्स वहाँ पर आपके बच गए हैं, जैसे हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमने अभी तक कवर नहीं किया, उसे कवर करो। और टाइम बच जाता है तो फिर आप कम्युनिटी कवर कर सकते हैं। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओबीजी तो आपको ज़रूर करना ही करना है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर या फिर इमरजेंसी के जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार उससे गो थ्रू ज़रूर होना है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से और नोट्स बनाने से आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो जब तक कि आप उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब जैसे कुछ ये टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल केयर है, इमरजेंसी है, आईसीयू है, पोस्ट ऑप है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें पता हो तो शायद हमारा टाइम जो हम वेस्ट करते हैं चीज़ें ढूंढने में वो कम हो सकता है। और अगर आपको इस चीज़ में हेल्प चाहिए कि नॉर्सेट में या फिर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे सब्जेक्ट से, तो वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। वैशाली मैम ने बहुत अच्छे से बताया है कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ और देखो। अब यहाँ पर आपको डेली टारगेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे आपको देने हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हम सिर्फ थ्योरी और टॉपिक वाइज एमसीक्यू तक नहीं रुकने वाले हैं। यहाँ आपको मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देने हैं और आरआरबी के पीवाईक्यू भी आपको देख लेने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आरआरबी में अब तक पूछे गए हैं। और ये नहीं पता है कि कहाँ से मिलेंगे, तो बेटा वो भी तुम्हें एनप्रेप ऐप पर मिल जाएंगे। सारे ही नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी ऐप पर अपलोडेड हैं, वो भी आपको एनप्रेप गोल्ड के साथ मिलते हैं। एंड इसके अलावा रैपिड रिवीजन और टेस्ट सीरीज के साथ भी। तो आप जाओ और एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि आरआरबी का लेवल कैसा रहता है। इसके अलावा जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं एटलीस्ट वंस अ वीक के साथ स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता जाएगा इस फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ा देना है। फिर हर 3 दिन में 4 दिन में आपको मॉक टेस्ट देना है और हमेशा ही उन मिस्टेक्स पर फोकस करना है जो क्वेश्चन आप गलत करते हो। जो सही कर दिया इट मीन्स आपका क्लियर है, जो गलत किया है उसके रेशनल्स को एक बार ज़रूर देखना है और हो सके तो अपने शॉर्ट नोट में उसे नोट डाउन भी कर लेना है उसी टॉपिक के अंदर जो आपने गलत किया था। अब यहाँ तक सेकेंड मंथ तक हमारा सिलेबस मेनली पूरा हो जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको 6 सब्जेक्ट ज़रूर कवर करने हैं जो नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक बताए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है हमारा, जिसमें हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा रिवीजन पर एंड भर भर के टेस्ट लगाने पर। अब यहाँ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं जो कि एटलीस्ट 2 से 3 तो होने ही चाहिए एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि पिछले मंथ से ही हमने हर वीक मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो जानी चाहिए और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ पर ही फोकस करना है, मिस्टेक्स को समझना है और फिर उन चीज़ों को पहचानना है जो एरर्स आप बार बार कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? कोई टॉपिक तो आपका वीक नहीं रह रखा है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर रहे हो, तो फिर जाओ और उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करो। और यहाँ पर आपको फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक पर एंड इसके अलावा पिछले 6 महीने के अंदर जीके यानी कि करंट अफेयर पर। और जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो पूरा ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का और ये ज़रूर देखते रहना है कि आपकी एक्यूरेसी डे बाय डे इंक्रीज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमारा 70% स्कोर अच्छा था फिर 60 चला गया 50 चला गया, डी ग्रेड नहीं होना है। हमेशा ही चाहे 1% 2% का इजाफा हो लेकिन वो बढ़ता रहना चाहिए। अब लास्ट के 2 हफ्ते के अंदर कम से कम
70 से 100 MCQ आपको डेली के करने हैं। ये डेली का टारगेट होना चाहिए आपका। और इसके अलावा कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, मिनिमम इतना तो करना ही है। लास्ट के 2 हफ्ते में डेली एक टेस्ट लगाओ और उसके हिसाब से ही रिवीजन करो। ऐसा नहीं है टॉपिक वाइज मत लेके बैठो, क्वेश्चंस के हिसाब से रिवाइज करो। जो गलत होता है उस टॉपिक को पढ़ो, जो सही हो गया है उसको लेकर ऐसे ही आगे चलो, नहीं तो टाइम आप सिर्फ रिवाइज करने में, याद करने में ही बर्बाद कर दोगे। अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि 3 महीने के अंदर कौन सी चीज़ों को किस टाइम पर कैसे कवर करना है, तो फिर ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि डेली आपका स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको कवर करना है नर्सिंग की थ्योरी को। जो मैंने तुम्हें बताया है हाई वेटेज टॉपिक्स, उनको देखो और फिर उसके लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ। इसके बाद आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने के लिए आप जीके, करंट अफेयर्स यानी कि नॉन नर्सिंग देख सकते हो, ताकि आप बीच में बोर ना हो, सेम ही चीज़ को ना खींचते रहो। उसके बाद फिर से नर्सिंग थ्योरी कर सकते हो या फिर पिछला वो रिवाइज कर सकते हो जो तुमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। इसके बाद आपका पूरा टाइम होना चाहिए इवनिंग का MCQ प्रैक्टिस करने पे, PYQ प्रैक्टिस करने पे और मॉक लगाने पे। एंड सोने से पहले हमेशा ही ये एनालाइज करना है कि आज मैंने जितने टेस्ट दिए हैं उसमें मेरी कौन सी गलतियां हुई हैं, उनको देखना है और फिर उस टॉपिक को रिवाइज करना है। और अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है टाइम टेबल बनाने में, तो फिर डेली 10 से 12 घंटे को आप किस तरीके से बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, तो ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोडेड है। ये बेस्ट टाइम टेबल रहेगा तुम्हारे लिए और तुम इससे ये भी सीख जाओगे कि खुद के लिए टाइम टेबल कैसे बनाना होता है। तो जाओ वीडियो देखो अच्छे से और समझो कि किस तरीके से आप दिन का मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाना, और या फिर सीधा भी सर्च करोगे तो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। जाओ देखो और समझो। अब शुरुआत में जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो 3 चीज़ों के बारे में बात हुई थी। कंसिस्टेंसी जो तुमको मेंटेन करनी ही है और डेली ग्रो करते रहना है। उसके अलावा स्ट्रेटजी जो रहनी चाहिए वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। तीसरा पॉइंट हमारा रहता है कि रिसोर्स बहुत अच्छा यूज़ करना है। वो भी हम बीच में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से तुम्हें बता देती हूँ कि सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए फ़िलहाल कम से कम टाइम में अगर तुम्हें किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो फिर NPrep गोल्ड तुम्हारे लिए बेस्ट है, अगर सारी चीज़ें कवर करनी है। या फिर अगर ऐसा है कि तुम एक बार थ्योरी कर चुके हो और अब सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा एक ऐसा क्यू बैंक जो एरर फ्री है और जिसमें ऐसे रेशनल्स हैं जो तुम्हें फिर एक बार पढ़ने के बाद दोबारा चीज़ें समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई हैं कि इस 3 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और अगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो और जिस तरीके से बताया है वैसे ही फॉलो करते हो तो फिर बहुत ईजिली तुम RRB क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये 3 महीने का इंटेंस प्रिपरेशन विद कंसिस्टेंसी आपको 12 लाख पर एनएम की जॉब बहुत ईजिली दिला सकता है। एंड एक टॉप रैंक लेकर आना और अपने करियर को सिक्योर करना सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ही पॉसिबल है। रैंडम चीजें अटेम्प्ट करते रहोगे तो आप कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हो। तो आज ही शुरू करो, इस प्लान को फॉलो करो और फिर अपने सारे सपने पूरे करो जो तुमने अब तक देखे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के। तो फिर देर किस बात की है, NPrep ऐप डाउनलोड करो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, गाइडेंस या मेंटोरशिप चाहिए, तो फिर इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 6377639169। एंड फ्यूचर प्रिपरेशन और RRB एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।